इसका लेक्चर नंबर क्या है? 43। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम स्टडी कर रहे थे हमने वो रिलीजन लॉज और वो सारे स्टडी कर लिए थे। अब लास्ट वन जो है वो हमारे पास रह गया है, वो था प्लांक का लॉ ऑफ रेडिएशन। प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो मैक्स प्लैंक ने 1909 के अंदर एक क्वांटम थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब की अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कब? 1909 में। यानी कि इसने जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की उसको डिस्क्राइब किया, और इसने जो इसको डिस्क्राइब किया, इसने जो अजम्पशन ली वो एक सक्सेसफुल अजम्पशन थी। इसने ये अज्यूम किया कि जो वॉल्स होती हैं ब्लैक बॉडी की वो कंसिस्ट करती हैं एटम्स के ऊपर। ठीक है, प्लांक अज्यूम दैट walls of black body consists कि जो वॉल्स हैं ब्लैक बॉडी की वो कंसिस्ट करती हैं ऑफ एटम्स। ठीक है, और ये एटम्स बिहेव करते हैं एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। These atoms behaves as simple harmonic oscillator, और ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ईच ऑसिलेटर जो होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है, वो जो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो जो टोटल रेडिकल अजम्पशन था इससे रिगार्डिंग, यानी ये इसने दो रेडिकल अजम्पशंस दिए इससे रिगार्डिंग। अब वो दो रेडिकल अजम्पशंस क्या थे? पहला अजम्पशन ये था नंबर 1 के ऊपर कि अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या एटॉमिक ऑसिलेटर जो है अगर उसकी एनर्जी जो है E वो NH न्यू के बराबर हो, यहाँ पर H प्लांक कांस्टेंट है और V फ्रिक्वेंसी है, तो N जो है वेयर N 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये n क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। व्हाट इज n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और म्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो जो टर्म H न्यू है इसके अंदर वो बेसिक यूनिट है एनर्जी का, जिसको हम कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी और फोटॉन। ठीक है, H न्यू क्या है? इज ए बेसिक unit of energy which is known as quanta और फोटान, जिसको हम क्वांटा या फोटान का नाम जो है वो देते हैं।
तो इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी ऑसिलेटर की वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। n0 1 2 3 डिस्क्रीट आ रही है ना, तो डिस्क्रीट एनर्जी ही क्वांटाइज्ड होती है। तो द टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड है। अब दूसरा इसके अंदर जो उसने अजम्पशन लिया, वो अजम्पशन इसने ये लिया कि ऑसिलेटर जो है वो एमिट भी कर सकता है एनर्जी को और अब्जॉर्ब भी कर सकता है उस वक्त तक जब तक कि इसकी एनर्जी जो है वो E=h न्यू के बराबर हो। तो oscillator can emit or absorb energy। ऑसिलेटर जो है वो एमिट भी कर सकता है और अब्जॉर्ब भी कर सकता है एनर्जी को as long as it has energy equal to nh न्यू, जब तक इसकी एनर्जी इसके बराबर हो। तो ऑसिलेटर अब इस सिचुएशन में जब E=h न्यू हो तो हम कहते हैं कि ये क्वांटम स्टेट ऑफ एनर्जी में है। तो जो एमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है वो अकर करती है सिर्फ उसी वक्त जब ऑसिलेटर जंप करता है वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, अब ऑसिलेट क्या होता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वही ऑसिलेटर्स हैं। ठीक है, तो वो जब अपनी लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं और अपर से लोअर स्टेट के अंदर आते हैं, तो उसी दौरान वो लोअर से अपर कब जाते हैं, जब वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, और जब अपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं। तो ये ऑसिलेटर्स हैं कि जो ऑसिलेशन की वजह से जब एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट के अंदर जाते हैं तो ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व भी करते हैं और एनर्जी को एमिट भी करते हैं। तो जो एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, द एमिशन और अब्जॉर्प्शन तो एमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ जो एनर्जी है occurs only when oscillator, उस वक्त अकर करती है जब ऑसिलेटर जंप करता है फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू एन अदर एनर्जी स्टेट। जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करता है तो उस वक्त अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी जो होता है। तो अब आप कंसिडर करें कि एक ऑसिलेटर है जो कि स्टेट है किसी E2 के अंदर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर N2 है। ठीक है जी, E2 स्टेट है, कॉरस्पॉन्डिंग N2 उसका क्वांटम नंबर है। तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है N1 के अंदर, यानी कि E1 ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 H ऑफ न्यू। इसको कहते हैं, ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है।
इसी तरह जो ऑसिलेटर्स हैं ऑब्जॉर्व करते हैं एनर्जी एच न्यू जब वो जंप करते हैं नेक्स्ट एनर्जी स्टेट के अंदर। हैंस जो एमिटेड या ऑब्जॉर्व एनर्जीज होती हैं इनको हम लिख सकते हैं कि एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू एंड सो ऑन, इसी तरह चलती जाती हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ड्राइव करके देखते हैं इसको। ये हमारा प्लांक का रेडिएशन लॉ था, यानी कि अब इसने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया कि एनर्जी डिस्क्रीट है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और एटम्स के अंदर जो ऑसिलेशंस हो रही हैं उनकी वजह से एनर्जीज निकल रही हैं और वो एनर्जी डिस्क्रीट्स हैं, उनकी वेवलेंथ डिस्क्रीट हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज डिस्क्रीट, वो एक ही तरह की नहीं है। इसलिए अब वो ब्लैक बॉडी कर्व जो है वो उसको सेटिस्फाई कर देगा कि उसमें हर तरह की एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी या आपके पास एनर्जी की किसी टेम्परेचर टी के ऊपर, उसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर से देंगे। बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर हमारे पास होता है ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी। यहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कंसिडर करें कि N1 N2 अप टू NR, N1 N2 अप टू NR ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं और नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं हमारे पास हैविंग एनर्जीज, जिनकी जो एनर्जीज है हमारे पास 0, 2h न्यू, 3h न्यू अप टू सो ऑन RH न्यू। तो जो वैल्यू NR है उसको हम लिख सकते हैं NR इज इक्वल टू N0 ई की पावर माइनस RH न्यू ओवर KT। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं वो आपके पास n है, तो n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सो ऑन। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हमारे पास n आ जाएगा N0 प्लस इसमें वैल्यूज़ रखें N0 ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी प्लस N0 ई की पावर माइनस 2h न्यू ओवर के टी अप टू सो ऑन। यहाँ से अगर मैं N0 को कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी प्लस ई की पावर माइनस 2h न्यू ओवर के टी अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा। तो ये सारी जो है ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे n इज इक्वल टू N0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास आ गई। ठीक है जी, अब हमने निकालनी है टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स। ये तो हमारे पास नंबर निकल आया।
total energy of oscillators। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स है उसमें हम एप्सिलॉन को एनर्जी कह देते हैं जो ऑसिलेटर्स की है, और ये आपके पास आएगी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो फर्स्ट के लिए ग्राउंड स्टेट, फिर प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एच न्यू प्लस एन टू मल्टीप्लाई बाई एच न्यू और प्लस एन थ्री मल्टीप्लाई बाई एच न्यू अप टू सो ऑन। अब इसके अंदर वो बोल्ट्जमैन फैक्टर की फॉर्म में रख दें, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस एन नॉट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी प्लस एन नॉट मल्टीप्लाई बाई टू एच न्यू ई की पावर माइनस टू एच न्यू ओवर के टी एंड अप टू सो ऑन। ये तो ज़ीरो है, ये तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आप अगर निकालें एन नॉट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी को कॉमन, तो वन प्लस टू ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी प्लस थ्री ई की पावर माइनस टू एच न्यू ओवर के टी अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा। अब ये सारी सीरीज भी हमारे पास आ जाएगी एप्सिलॉन एन नॉट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी डिवाइडेड बाई वन माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी का स्क्वायर। इसको आप कह दें, ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब डिवाइड करें आप इक्वेशन 2 को 1 से, सॉरी इक्वेशन 4 और 5 को, इनको डिवाइड करें तो एप्सिलॉन ओवर एन इज इक्वल टू एन नॉट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी डिवाइडेड बाई वन माइनस ई की पावर एच न्यू ओवर के टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वन माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी और डिवाइडेड बाई एन नॉट। तो ये एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये एप्सिलॉन ओवर एन क्या है, यानी कि ये एन ऑसिलेटर्स की क्या है, एवरेज एनर्जी है। यानी कि एप्सिलॉन ओवर एन एप्सिलॉन बार के बराबर आ गई एवरेज एनर्जी के। तो एप्सिलॉन बार मेरे पास एच न्यू ई की पावर एच न्यू ओवर के टी -1 के बराबर आ गया। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई।
ये यहाँ से कट जाएगा ना, इसमें से ई की पावर माइनस एच न्यू और के टी निकालेंगे तो वो एच न्यू ऊपर चला जाएगा और वो कट जाएगा तो पीछे एच न्यू और के टी माइनस 1 बच जाएगा। वो मैंने एक स्टेप बीच में नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जो है ये एवरेज एनर्जी है ऑफ ऑसिलेटर्स। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि कंसिस्ट कर रही हैं स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर हैविंग टेम्परेचर टी और जिनके नोड्स हैं एट द सरफेस ऑफ कैविटी, ये स्टैंडिंग वेव्स जो हैं ये किसके इक्वलेंट हैं? दीज आर इक्वल टू हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। जी मैंने आपको पहली भी बात जो है वो बताई है। और वो हार्मोनिक ऑसिलेशन जो हैं वो लार्ज नंबर पर हो रही होती हैं और वो जो लार्ज नंबर पर ऑसिलेशंस हैं उनकी वजह से जो कैविटी के अंदर एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी स्टेट्स के दरमियान में ऑसिलेशंस कर रहे होते हैं और वो बाउंड होते हैं। क्यों बाउंड होते हैं? कोलम्बिक पोटेंशियल की वजह से। तो जब बाउंडिंग आ जाए, बाउंड्री कंडीशंस आ जाएं तो वहाँ पर वो क्या आ जाएंगी? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है इनसाइड द कैविटी वो इक्वल होती है टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द वॉल्स ऑफ द कैविटी। यानी कि वॉल्स ऑफ कैविटी के अंदर जितने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अब वो चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं? वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो जितने चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी की वजह से टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है वो बन रही है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी inside the cavity, तो जो एनर्जी डेंसिटी है इनसाइड द कैविटी इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स in the walls of cavity। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन है जो लीव कर रही है कैविटी को, उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स बाय द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑफ द रेडिएशन इन द फ्रिक्वेंसी इंटरवल F2 न्यू टू एच न्यू। ठीक है, यानी कि अगर आपने एवरेज टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है रेडिएशन की जो कि निकल रही है कैविटी के अंदर से, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोड स्टैंडिंग वेव्स के मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे किसके साथ? एवरेज एनर्जी के साथ। तो अब नंबर ऑफ मोड्स ऑफ रेडिएशन, तो जब आपने टोटल एवरेज एनर्जी रेडिएशन की फाइंड करनी है जो कि कैविटी में से निकल रही है, तो फिर एवरेज एनर्जी को आपको जो ऑसिलेटर्स की है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोड से, और उसमें इंटरवल कौन सा लेंगे? म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू का इंटरवल। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो क्या है? वो E इज इक्वल टू एच न्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई।
मोमेंटम ऑफ फोटॉन एच न्यू ओवर सी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो P जो है यहाँ पर ये H के बराबर आ गया। इसको कह दें कि ये, चलो इसको कह दें कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो डेल्टा P डेल्टा X है ये ग्रेटर देन इक्वल टू H है। तो अनसर्टेनिटी अगर 3D के अंदर देखें, 3D में अनसर्टेनिटी को देखें तो डेल्टा PX डेल्टा X और डेल्टा PY डेल्टा Y और डेल्टा PZ डेल्टा Z ग्रेटर देन इक्वल टू H क्यूब। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आप कंसिडर करें कि एक ब्लैक बॉडी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैविटी है और उसकी डायमेंशंस जो हैं वो LX हैं X डायरेक्शन में, LY हैं Y डायरेक्शन में और LZ हैं Z डायरेक्शंस में। ठीक है, क्या है उसकी डायमेंशंस? LX, LY और LZ। अब जो यहाँ पर मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा इन डायमेंशंस के साथ, वो आ जाएगा डेल्टा PX डेल्टा PY और डेल्टा PZ इज इक्वल टू H क्यूब LX LY LZ। अब यहाँ पर LX LY LZ ये एक्चुअली क्या वॉल्यूम है ब्लैक बॉडी की कैविटी का। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा PX डेल्टा PY डेल्टा PZ H क्यूब ओवर V। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है, ये जो ऊपर वाली इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4, कि ये जो स्टेट्स हैं ये पॉसिबल है मोमेंटम स्पेस के लिए फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशंस, जिसमें मोमेंटम स्पेस में आपके पास डेल्टा PX अनसर्टेनिटी किसके लिए है? PX एक्सेस के लिए। डेल्टा PY अनसर्टेनिटी किसके लिए है? PY एक्सेस के लिए। और डेल्टा PZ अनसर्टेनिटी किसके लिए है? PZ के लिए। तो ये जो ईच ऑफ सॉल्यूशंस हैं इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यूबॉइड के ज़रिए, और जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, द व्यू ऑफ क्यूबॉइड वो बराबर होता है डेल्टा PX डेल्टा PY डेल्टा PZ, यानी मोमेंटम स्पेस के अंदर। और ये किसके बराबर होता है? ये आपके पास बराबर होता है H ओवर, यानी कि यही बराबर होता है डेल्टा PX डेल्टा PY डेल्टा PZ इज इक्वल टू H क्यूब ओवर V के। तो यहाँ पर ये क्यूबाइड है यानी कि क्यूब है, तो हर क्यूब पॉइंट जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। यानी कि ये क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अच्छा, अब जो ये स्फीयर की फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करें तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं n, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगे n d जनरेसी
फैक्टर मल्टीप्लाई बाई V ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई V ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पर डीजेनरेसी जी आप ले लें, ये 2 के बराबर है, क्योंकि 2 फोटॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट को, बिकॉज 2 फोटॉन्स occupied a particular state। वो पर्टिकुलर स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे n/v 8 पाई p क्यूब 3h क्यूब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें p जो है ये h/c के बराबर है इस इक्वेशन के अंदर। p इज इक्वल टू h/c। तो इसको अब इक्वेशन में रख दें तो n/v 8 पाई म्यू क्यूब ओवर 3 c क्यूब। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं n ऑफ न्यू डी न्यू। ये भी आपने एक पीछे एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि वो 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर c क्यूब के बराबर आता है। ये पढ़ी हुई है ना एनर्जी डेंसिटी। तो ये नंबर ऑफ मोड्स हैं हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम किस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। नंबर ऑफ मोड्स हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, म्यू से म्यू प्लस डी म्यू। तो अब जो एनर्जी डेंसिटी है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंटरवल यही वाला म्यू से म्यू डी म्यू, इसके अंदर ये आएगी u ऑफ म्यू डी म्यू 8 पाई म्यू स्क्वायर ओवर c क्यूब मल्टीप्लाई, ये जो पीछे नंबर ऑफ मोड आपने निकाले थे h न्यू e की पावर h न्यू ओवर k t माइनस 1, ये जो पीछे हमने कैलकुलेट किया था। साथ में इसके ये d न्यू भी आ जाएगा। अच्छा, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि u ऑफ न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई h c क्यूब मल्टीप्लाई बाई मी क्यूब e की पावर h न्यू ओवर k t माइनस 1 और d न्यू। तो ये हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 जो ये क्या कहलाती है, प्लांक रेडिएशन लॉ। ये इक्वेशन जो है वो क्या कहलाती है, प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक रेडिएशन लॉ इसको कहते हैं। अब हमें यहाँ पर पता है कि म्यू सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है, तो डी न्यू माइनस सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा के बराबर होगा। तो
अगर फ्रिक्वेंसी के अंदर इंक्रीज हो तो डिक्रीज होती है वेवलेंथ में, तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं फ्रिक्वेंसी रेंज से वेवलेंथ रेंज के अंदर, ये अभी मैंने फ्रिक्वेंसी के अंदर इसको राइट डाउन किया, तो मैं इसको वेवलेंथ के अंदर भी राइट डाउन कर सकता हूँ। तो वो देखिए आपके u ऑफ लैम्डा डी लैम्डा ये वेवलेंथ में आ गया, माइनस u ऑफ न्यू, क्योंकि डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा डी न्यू। तो u ऑफ लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई h c क्यूब मल्टीप्लाई बाई c क्यूब ओवर लैम्डा क्यूब मल्टीप्लाई बाई वन ओवर ई की पावर एच सी ओवर लैम्डा के टी, अगर उसमें सी ओवर लैम्डा रख दूँ, माइनस वन सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डी ऑफ लैम्डा। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो u ऑफ लैम्डा डी ऑफ लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा 5 1 ओवर ई की पावर एच सी लैम्डा के टी माइनस 1 डी ऑफ लैम्डा। ये भी आपके पास प्लांक लॉ ही है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी या रेडिएशन की इन वेवलेंथ लैम्डा से लैम्डा प्लस बी लैम्डा इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, और इसको हम कहते हैं प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है जी, अब मैंने ये सारे लॉज आपको करा दिए हैं। अच्छा, आगे जो है ना इसके अंदर ये डेरिवेशंस हैं, रिलीजन लॉ फ्रॉम प्लांक लॉ, ड्राइव वीन्स लॉ फ्रॉम प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन, ड्राइव वीन स्पेस लॉ, ये मैंने आपको क्वांटम 1 के अंदर भी करवाए हैं ये सारे। ठीक है, इसके अंदर भी हुए हैं, ये नोट्स हमने काफ़ी करवाए हुए हैं ना, इसके अंदर भी ये हुए हैं। ये सारे जो हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका लेक्चर जो लास्ट मैंने आपको शेयर किया था वो किधर एंड हुआ था, उसके अंदर में हम नंबर ऑफ मोड्स निकाल रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था वो, ऐसे ही है ना। वो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो कल तो छुट्टी है, परसों जो करूँगा ना मैं वहाँ से शुरू करूँगा। अब मैंने ब्लैक बॉडी जो है ये सारी आपको पढ़ा दी है। प्रूफ्स जो हैं इसके वो आपने कर लेने हैं, क्योंकि सम टाइम वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये कह लेता है कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को प्लांक लॉ से प्रूफ कर दे, या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को प्लांक लॉ से कर दे, तो वो आपने कर लेनी। ये आपने पहले भी किए हुए हैं क्वांटम 1 के अंदर। ठीक है, मैं नहीं करवाऊँगा इन्हें।